Were you also a rebel kid back when you were a kid? बहुत वाहियात शब्द है ये एक्चुअली. आजकल के जो बच्चे जो रिबेल बन रहे हैं, थप्पड़ मारना चाहिए खींच के. आज के जो ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स है ना, ये वही तमाशे वाले हैं. और जो उनके फॉलोअर्स हैं, ये वही भीड़ है जो घेरा लगा के खड़ी होती है. कोई एक स्पेसिफिक इंसान के बारे में बात कर रहे हो? मैं There's so much right and wrong that is happening in the society right now, especially on the internet, that everybody has something to say on this. कि हाँ यार ये तो ऐसे कैसे बोल दिया, ये सही नहीं है, मेरे लिए तो सही है. एक मैं थोड़ा सा अगर इसका एक बहुत ही चीप एग्जांपल इंग्लिश में देना चाहूँ. ले लो. चीप यूज किया आपने. आई एम इंटरेस्टेड व्हाट यू टॉकिंग अबाउट. जिस तरह से सोशल मीडिया पे आजकल हर चीज़ लेजिटिमाइज हो गई है, न्यूडिटी लेजिटिमाइज हो गई है. वेरी स्पेसिफिकली वन एग्जांपल यू गेव वाज ऑफ न्यूडिटी, राइट? इसका लेजिटिमाइज अगर होना फिल्मों में सही है तो इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे क्यों नहीं है? बट वर पीपल पेड टू बी अ पार्ट ऑफ द शो? या आई वाज पेड. नो, बिना पेमेंट के क्यों करूँगा? कितना, व्हाट इज द बॉलपार्क फिगर इफ पीपल कैन नो? मैंने आपका वो देखा, मुझे किसी ने रेफरेंस भेजा था. आई थिंक सदगुरु नहीं, रविशंकर जी. रविशंकर. उनसे आई थिंक यू वर आस्किंग सम क्वेश्चंस इन द मिडल ऑफ हिज प्रवचन. यस यस. सत्संग में बैठे होते शायद. सत्संग में बैठा था. उनसे मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई है, बट मज़ेदार बातें करते हैं. बहुत मज़ेदार. Do you follow him? Do you like hear his pravachans? As and when it comes on Instagram. अच्छा, you're not like I'm not following him. Okay. Yeah. तो सदगुरु को भी मुझे हर आदमी से 100% अग्रीमेंट कभी नहीं होता है. बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ माइंड ऑफ माई ओन एंड लॉजिक्स ऑफ माई ओन एंड बिलीव्स ऑफ माई ओन. तो इन लोगों की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे, ऐसा नहीं है. लॉट ऑफ थिंग्स दे से आर दे मेक सेंस विथ व्हाट आई थिंक and how I look at a lot of things. हमारे धर्म में हो चाहे स्पिरिचुअलिटी में. But a lot of things don't make sense also. Like? ऐसे कोई ऑफ हैंड में एग्जाम्पल नहीं दे सकता, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कई बार जैसे मुझे लगता है सदगुरु भी कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं अपनी कही हुई बातों को. बहुत मेजरली कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन लोगों को भी सोच समझ के बोलना चाहिए. क्योंकि इतनी ज़्यादा बातें करते हैं ना ये लोग, इतना ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं लोगों से. तो अपने शब्दों पे टिके रहना बहुत बड़ा चैलेंज होता है. क्योंकि कई बार आप माहौल में उस कितने भी आप इवॉल्व हैं, थोड़ा कैरिड अवे हो जाते हैं कुछ जगहों पे. ऐसा आपको लगता है? 100%. Have you seen any or felt any instance where you've seen that he got carried away and said something out of line and which you might have not agreed, or you felt कि नहीं यार यहाँ थोड़ा सा कोर्स करेक्शन होना चाहिए था, ऐसा कुछ है? समथिंग आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट वो कुछ नॉन वेज ईटिंग के बारे में था. हाँ, नॉन वेजिटेरियन. उन्होंने क्या बोला था? समथिंग टू द इफेक्ट दैट इट वाज, आई थिंक इट वाज ओके, यू नो. So, although my wife eats non-veg, both my boys, my sons, they also eat non-veg. Not every day, but sometimes they do. You know, मैं अपनी तरफ से जो चीज़ें मैं बोल सकता हूँ मैं बोल चुका हूँ. And I'm sure कि कहीं ना कहीं वो सीड प्लांट हो गया होगा उनके दिमाग में, you know. तो एक दिन शायद वो सीड जब प्लांट बनेगा तो अंदर से ऑटोमेटिकली उनके फीलिंग आ जाएगी, और मे बी दे विल बी एबल टू चेंज देयर माइंड. और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, यू नो. और उसके पीछे बड़ी ख़ास वजह है कि क्यों मैं वेजिटेरियन ही पैदा हुआ था, बट बीच में कुछ सालों के लिए आफ्टर मैरिज एंड ऑल ऑफ दैट आई ऑल्सो स्टार्टेड, काफ़ी समय मैंने बीच में खाना शुरू कर दिया था. फिर एक बार एक ऐसी स्पिरिचुअल गुरु थे, तो वो कुछ ऐसी बात करते करते उन्होंने किसी भी जानवर की ना जान लेने की बात कही. कि आप
किसी जीते जागती चीज़ की जान लेते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद उसे कंज्यूम करते हैं। तो वो जो चीज़ उन्होंने बोली ना, वो उसने मेरे अंदर का कोई स्विच एकदम से ऑफ कर दिया, यू नो। वो मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली, मतलब इन दैट वेरी इंस्टेंट निकला कि गुरुजी आज और इसी क्षण छोड़ दिया। Just to begin with, where were you when the show came to you? Why did you say yes to the show? तो मैं तब भी अनुपमा की शूटिंग कर रहा था जब ये एक्चुअली ऑफर आया मुझे, और जैसे ही मुझे पता चला कि ये रियलिटी शो का है, तो मुझे एक्चुअली कास्टिंग एजेंट के थ्रू आया था। ये बहुत बड़े कास्टिंग एजेंट हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, बोले सर ऐसा ऐसा एक शो बन रहा है, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड, दे वुड लाइक टू टॉक टू यू। आई सेड लेट देम टॉक टू मी। तो जब बात हुई तो मैंने सबसे पहले उनको ये बोला कि भाई ऐसा है, अगर ये किसी भी तरह से बिग बॉस के आसपास भी है शो, तो आप पहले से ही मेरी ना समझ लीजिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो एक बहुत नेगेटिव और बहुत ही मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डर्टी स्पेस है। तो मैं उस स्पेस में अपने आप को कभी, मैं हुई नहीं वैसे स्पेस में, तो मैं कैसे चला जाऊँ? और क्यों अपने आप को मैं ऐसी जगह पे एक्सपोज करूँ जहाँ पे किसी और के हाथ में ये ताकत दे दी जाए कि वो मुझसे आके बदतमीजी कर ले या गाली गलौज कर ले। बट खैर वो तो स्क्रिप्टेड है कि नहीं है? नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं होता है, स्क्रिप्टेड नहीं होता है। बट मुझे लगता है कि उस शो का फॉर्मेट ऐसा है कि लोग ये सोच के आते हैं, ये मान के आते हैं कि यहाँ पे ये सब करने से उनको पॉपुलैरिटी मिलेगी या नंबर्स बढ़ेंगे। तो ये दिक्कत बहुत सारे लोगों के साथ है आज की डेट में, और ये ऑफ लेट में बहुत सारी बात कर चुका हूँ इस बारे में। हम चाहेंगे आप फिर से बात करें उस चीज़ों के बारे में। बट आई वांट टू नो, जैसे आपने बोला कि बहुत सारे लोग वो सोच के आते हैं कि नंबर्स बढ़ जाएंगे अगर ऐसा कुछ बोल दिया, ये बोल दिया। योर इंटेंशन वाज नेवर दैट टू डू द शो? नहीं, ओके, बिल्कुल भी नहीं। ओके, मुझे तो चाहिए ही नहीं भाई, मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मुझे फैंस चाहिए। मतलब चाहिए फैंस, ऐसा नहीं है कि काम करके निकल लो और फैंस आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। नहीं, तो देखिए जैसे मैंने बोला ना, जैसे 99% लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, आपको भी अभी समझ में नहीं आई, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ठीक है। मेरे को बड़ा मजा आ रहा है जब बाशु भाई मेरे को डांटते हैं ना मेरे को लग रहा है कि आई एम टॉकिंग टू अ टीचर एट दिस पॉइंट, जो ऐसा है तो हाँ तेरे को नहीं समझ में आया। ये तो सुन अभी मेरी बात, मैं तेरे को समझाता हूं। हैप्पी कि अगर आज के इंटरव्यू के बाद मे बी यू हैव अ बेटर पर्सपेक्टिव ऑन सर्टेन थिंग्स। क्यों नहीं यार, अगर ऑफ कोर्स कुछ मेरी बातों से अगर आप कुछ सीख जाओ तो क्या उसमें नुकसान? 100% है ना। तो मेरा ये मानना है कि फैंस में और फॉलोअर्स में बहुत फ़र्क है, और ये बात मैंने बहुत जगह बोली, उसका एग्जाम्पल मैंने बहुत कड़क दिया। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल्स ऐसे क्रिएट करता हूँ ना, वैसे एग्जाम्पल मैंने एक क्रिएट किया था कि पहले जब हम लोग छोटे थे, छोटे शहरों में गली मोहल्लों में चलते चलते अचानक आपको कहीं से ना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती थी और उसके चारों तरफ भीड़ लगी होती थी। तो आप वहाँ जब जाते थे तो देखते थे कि 2-4 लोग तमाशा कर रहे हैं, ठीक है, तमाशा चल रहा है बुरी तरह से, और उसके चारों तरफ ना भीड़ खड़ी हुई है और वो लोग मस्ती ले रहे हैं, पूरी बहुत मज़े ले रहे हैं, तमाशा चल रहा है, ठीक है ना। आज के जो ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, ये वही तमाशे वाले हैं, और जो उनके फॉलोअर्स हैं ये वही भीड़ है जो घेरा लगा के खड़ी होती थी। कोई एक स्पेसिफिक इंसान के बारे में बात कर रहे हो? मैं शायद 1-2 लग तो रहा है लग मुझे भी रहा है, लग तो रहा है कि आप चले गए उधर। लग मुझे भी रहा है, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि फिर वो गलतफहमी पैदा हो जाएगी कि अरे यार हमारे नाम पे पब्लिसिटी हो रही है, हमारी फ़ोटो लगेगी तभी तो थंबनेल बनेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं मतलब किसी के सब द्वारा। पढ़ रहे हो आप? नहीं, ये मुझे कहने का मतलब है कि क्योंकि जब मैं और मेरी टीम रिसर्च कर रही थी इंटरव्यूज को लेके और व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द शो एंड द पोस्ट बज ऑफ द शो, उससे ये समझ में आ रहा है कि आप भी पढ़ रहे हैं वही सेम चीज़। क्योंकि इंटरव्यू तो मेरे ही थे, है ना, और मैंने ही ये चीज़ कॉल आउट की थी, जो भी चीज़ कॉल आउट की। बताओ ना, कॉल आउट करो ना फिर से। क्या नहीं, वही चीज़ नहीं, मैंने ये मेंशन किया कि मुझे लैंग्वेज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो लैंग्वेज जो थी
वो मैंने जब एपिसोड देखा तब वो लैंग्वेज मुझे समझ में आई कि किस तरह से पीछे बातचीत की जा रही थी। फेस पे एक तरह से बातचीत की, हाँ। फिर जब आप कहीं अलग बैठे हैं दो लोग, तब आप कैसे बात कर रहे हैं उसी आदमी के बारे में। तो अब मैं जानबूझ के नाम इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं नाम लेके अननेसेसरली अटेंशन ड्रॉ नहीं करना चाहता हूँ उनकी तरफ। पर मैं आपको जो मेरा बेसिक मुद्दा था वो ये था कि जिस तरह की लैंग्वेज को ग्लोरीफाई किया जा रहा है आज की डेट में इन द नेम ऑफ जेन जी, वो गलत है। क्योंकि मेरे घर में भी जेन जी है ना, मेरे घर में भी जेन जी है और सेम एज है जिसके बारे में मैंने बात की, सेम एज। देखो मैं एग्जैक्टली सेम एज। आपको ही पता है आप किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे ही पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑडियंस को भी पता है। तो नाम एंड इट्स नॉट दैट कि आपने कभी नाम लिया नहीं है तो आप अभी नाम लेकिन नहीं मैं लेना अब लेना चाहते। ही नहीं चाहता हूँ नाम, क्योंकि मुझे कहीं पे ऐसा एक उसका इंटरव्यू मैंने देखा जहाँ पे इस तरह की बात उस बच्ची ने बोली है कि जितनी शो के अंदर बात नहीं की उतनी शो के बाहर निकल के बात की और इतनी बात अगर शो में कर लेते तो शायद कुछ हो जाता। ओके, ये वो इंसान कह रहा है जो मुझसे बहुत पहले बाहर हो गया शो से, ठीक है। ये वो इंसान कह रहा है जो मेरे ही बच्चे की उम्र का है, और ये वो इंसान कह रहा है जिसको अभी लोगों ने पहचानना ही पिछले 1 साल में शुरू किया है, 1.5 साल। एंड आई हैव बीन अराउंड फॉर donkeys years. I have done so much work, just like a lot of other artists. I have done over 50 feature films. चाहे वो अच्छी रही हो बुरी रही हो, I may not be a Shah Rukh Khan, but I've got a huge body of work behind me. People love me for my work, for what I give them as an artist, as an actor. I've had people who have stood outside my building for 3 months just to get one glimpse of me, क्योंकि वो मेरे किसी काम का फैन थे। फिर उसने कहीं नौकरी की तो पहली सैलरी मुझे डेडिकेट की, पूरा कैश छोड़ गया मेरे घर पे। कोई पाँव में गिर जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ये सारा वो प्यार है जो मैंने कमाया है इतने सालों में, क्योंकि मैंने मेहनत की ना, मैंने काम किया, मैंने एज एन आर्टिस्ट मैंने कितने कैरेक्टर्स प्ले किए, कितनी सारी चीज़ें की। तो उस चीज़ वो जो एंटरटेनमेंट मैंने जो इमोशन एक्सचेंज किया है, जो एनर्जी एक्सचेंज की है मेरी ऑडियंस से, उसका प्यार है वो। सो दे आर माई फैंस, दे आर नॉट फॉलोअर्स। आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल पूछना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको सिर्फ ये कंप्लीट करना चाहूँगा कि इस हद तक इन लोगों के दिमाग बंद हो चुके हैं इतनी जल्दी, इतनी कम उम्र में, कि इन लोगों को ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि बोल क्या रहे हैं। और मुझे हंसी इसलिए आई जब ये मैंने स्टेटमेंट सुना कि अगर मेरे बारे में बात नहीं होगी तो वो थंबनेल कैसे बनेगा उस इंटरव्यू का। तो पहले तो मुझे हल्का सा समझ में नहीं आया, फिर मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा यार, इतनी गलत फहमी में कैसे कोई जी सकता है, इतनी गलत फहमी में कैसे कोई जी सकता है कि अपने आप को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना कि आपको लगे आप कुछ अलग ही हैं और बाकी सब कोई है ही नहीं आपके आसपास। और दो सैड पार्ट पता क्या है? जो इनके फॉलोअर्स हैं वो भी सेम है, वो भी वही गालियां, वही स्टेटमेंट्स इंस्टाग्राम पे मतलब मेरे डीएम्स में डाल के मुझे ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे बेचारे। आए हैं आपके पास डीएम्स? हाँ, बहुत हजार कि हाउ डेयर यू। किस टाइप के डीएम्स हैं? ये तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है। क्या बट बताओ? बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी, गलत लैंग्वेज जो मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बट सेम चीज़ जो ये लड़की बोल रही थी। तो मुझे मालूम है कि ये भी जो, देखो, इन लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता, ये लोग पैदा हुए हमारे सामने, तो हमें सब पता है कि कैसे चीज़ें होती हैं। वो बात अलग है कि हम वो इस्तेमाल नहीं करते। तो सेम चीज़ जो ये बोल रहे थे वही चीज़ें मुझे डीएम पे आ रही थी। तो क्या होता है, आज की डेट में बॉट्स खरीदे जाते हैं। आप वो बॉट्स खरीदते हो और जितनी भी वो गाली गलौज आती है वो सब 0 पोस्ट 0 फॉलोअर, वो नए अकाउंट बना के, जो भलते अकाउंट बना के फिर आपको ट्रोलिंग करवाते हैं। चाहे एक ही इंसान हो बैठा हो, अलग अलग अकाउंट से आपको ट्रोल कर रहा हो। तो ये सब खरीदी जाती हैं चीज़ें आज की डेट में। आप एक ऐसे इंसान को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हो या पुट डाउन करने की कोशिश कर रहे हो जिसने ज़िंदगी भर
सिर्फ लोगों को उठाने की कोशिश की है, ठीक है ना, और मेरी आज वही ताकत है। और आपको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है, ये इतने छोटे बच्चे हैं, इनको ये समझ में नहीं आता है कि मैं सुधांशु पांडे हूँ। थोड़ा सा जानो मेरे बारे में, देखो कि इंडस्ट्री में मेरी क्या इज्जत है, क्या गुडविल है, किस तरह से लोग मुझे जानते हैं, मेरे बारे में बात करते हैं। और मैं यूपी में पैदा पला बड़ा आदमी हूँ, जहाँ पे गालियों को इजाद किया जाता है, ठीक है ना, बनाया जाता है। ठीक है, समझ रहा हूँ। तो हम जैसे मैं पोइट्री लिखता हूँ वैसे और भी चीज़ें लिख सकता हूँ, या मैं जितना आराम से शांति से बात कर सकता हूँ। एक हर इंसान का दूसरा रूप भी होता है ना, जिसकी भक्ति करता हूँ मैं, उसकी शक्ति भी तो है ना मेरे में। वो आदि योगी है, शांत रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो तांडव नहीं करता है, तांडव भी करता है ना वो। तो ये बच्चे इतने मंद बुद्धि हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि ये लोग किससे क्या पंगा ले रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इनको समझ ही में नहीं आता है। दे आर नॉट इवन इन माई लीग, दे आर नो वेयर इन माई लीग, बट दे स्टिल वॉन्ट टू टेक पंगा। तो मुझे लगता है कि यार चलो, जैसे मैं अपने बच्चों को अगर माफ़ करता ना, तो इनको भी माफ़ कर देता हूँ, जाने दो, बोलने दो। इनको ये लगता है कि ये गाली गलौज करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे और बहुत सारी चीज़ें बोलते रहेंगे जो इनके हिसाब से जेन ज़ी की कूल थिंग है, करने दो। 6 महीने और 8 महीने और, ठीक है ना, उससे ज़्यादा तो आप इस चीज़ को नहीं खींच सकते ना, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ टैलेंट और अ स्किल दैट पीपल वुड वांट टू सी फॉर ओवर 15 ईयर्स और 20 ईयर्स। जैसे आज जो स्किलफुल, मतलब कोई भी एक्टर, आई मीन फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई फेवरेट्स इरफान खान। इरफान खान साहब चले गए दुनिया से, गॉन टू सून, है ना, गॉन टू सून। बट उनके स्किल के लिए मैं उनकी फिल्में आज से 25 साल बाद भी देखूंगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली। बट मेरा ना इसमें ये है कि जैसे मान लो आपने बोला कि ये स्किल है जो शायद फेड अवे हो जाए, और मान लो ये इसको स्किल आप ही नहीं है, आप ये स्किल ही skill नहीं बोल है। रहे हैं या आपकी गलती? नहीं, मैं, आपने बोला कि ये स्किल जो भी है, जो भी चल रहा है, ये वो एटीट्यूड है। ठीक है, मज़ा आ रहा है। ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड शायद 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद ख़त्म हो जाए। मैं कह रहा हूँ दिस पर्सन वट एवर शी हैज़ डन, एंड आई वॉन्ट, मतलब हम मैं ये सोच रहा हूँ कि हम नाम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हम, आपको ही पता है, और आपने 10 वीडियो बना, आपने आपके ऊपर 10 वीडियो, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब इफ आई टोटली रिस्पेक्ट कि आपको अगर इफ यूर हेलमेट की नहीं लेना तो देन ऑफ कोर्स विल नॉट टेक, बट एवरीबडी नोज, इरिस्पेक्टिव, उसको साइड में रखते हैं। माई पॉइंट इज दिस पर्सन हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ वीडियोज एंड एंटायर इमेज अराउंड। गॉड ब्लेस दैट पर्सन। करेक्ट। मेरी ब्लेसिंग्स हैं, आई स्वेयर ऑन गॉड। मेरा भगवान जानता है कि मेरे अंदर कभी भी किसी के लिए कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आती है। मैं बोल ज़रूर सकता हूँ कि भाई तुम गलत कर रहे हो और ये गलत है, मैं बहस कर लूँगा, लड़ दूंगा, लेकिन अंदर मेरे दिल में या मेरे मन में कभी भी कोई भी गलत विचार या कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं रहेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ बच्चे हैं, आज नहीं तो कल थोड़ी शायद अकल आ जाए, भगवान करे अकल आ जाए। और मैं यही चाहूँगा कि आज जिस चीज़ को ये लोग इतना बढ़ के ग्लोरीफाई कर रहे हैं, कल को इनको ये समझ में आ जाए कि इन द लॉन्ग रन, और आज मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इनको समझ में आ जाना चाहिए था, क्योंकि एक किसी शो पे जाने के बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, अपेरेंटली बहुत बड़े लेवल की कंट्रोवर्सी हुई थी। और मैंने ये भी देखा कि जब मैंने वो स्टेटमेंट्स जो दिए थे, जब कॉल आउट किया इस बिहेवियर को, इस व्यवहार को, गाली गलौज को, तो जितना ट्रोल मुझे किया होगा बॉट्स के थ्रू, उससे करीब 4 गुना ज़्यादा इस लड़की को लोगों ने गालियां दी हैं। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद मैंने वो कैन ऑफ वर्म्स खोल दिया, कि ये पहले से ही कुछ ऐसी चीज़ें कर चुकी है जिसकी वजह से लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा रोष है इसके लिए, है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है। क्योंकि लोग जिस तरह से बोल रहे थे, मैं घबरा गया। मैंने कहा अरे बाप रे यार, इन दी एंड है तो लड़की ना, इतना ज़्यादा उसके लिए बोला गया। तो मुझे दुख हुआ इस बात का कि यार ये शायद सही नहीं है। बट मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि इतना सब होने के बावजूद भी, देखिए, आपको अगर रियलाइज़ हो जाना कि आप गलत हैं, आप गलती कर रहे हैं, तो आप उस गलती को सही करने में लगते हैं। उस गलती को और ज़्यादा आप
डबल करके अगर बढ़ाना चाहें और उसको और ज़्यादा ग्लोरीफाई करें या उसको और सॉलिडिफाई करें, मतलब आपके अंदर जो अहम है वो इतना ख़तरनाक है कि वो आपको लेके डूब सकता है किसी दिन। क्या आपको लगता है पाशु भाई कि ये एक नया एटीट्यूड है शायद लोगों का या यंग बच्चों का, जो दैट यू नो इफ समबडी इज successful then they can talk like this or they can do whatever. Do you think this is the new attitude that people have nowadays? And log, because बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि just because so and so person is successful, लोग उसको दबाना चाहते हैं, लोग उसको गिराना चाहते हैं, लोग जलते हैं. People are jealous of this person for whatever success she's had in whatever number of years. तो ये भी एक परसेप्शन है कि लोग जलते हैं और लोग दबाना चाहते हैं उसको, और वो बढ़ रही है आगे, उसके नंबर्स बढ़ रहे हैं आगे, उसे शोज मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, वट एवर दैट इज़. तो क्या लोग जलते हैं जस्ट बिकॉज दिस गर्ल हु इज़ फेली यंग हैज़ गॉटन सो मच इन एट सच अ यंग एज? क्या ये भी है? इज़ दिस द न्यू इंडिया दैट यू आर सीइंग, द न्यू जनरेशन ऑफ पीपल कि हाँ ये भी कूल है? ये तो हम जब कभी भी गाली देते हैं तो हम बहुत दोस्ती यारी में ठीक है, but when you are really sitting with people and when you are really publicly addressing people, you would not use something like this because you feel कि हाँ ठीक है यार, ये तो एक certain तौर तरीका है, एक certain ethics है that you would not cross and you would maintain that दायरा and boundary. Do you think this is the new generation who thinks कि ये भी cool है? And is this okay? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि न्यू जनरेशन ऐसी है पूरी की पूरी. दैट इज़ वाई आई सेड कि इसको कोई हक नहीं बनता है कि वो जेनजी की फ्लैग बैरर बने. ये जेनजी मेरे घर में भी है, ये जेनजी मेरी बिल्डिंग में और बच्चे मैंने देखे हैं. तो आपको एंड आई वांट टू बी अ लिटिल पर्सनल, मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूँ. क्या ये अपब्रिंगिंग को लेके है? आपको क्या लगता है? एंड दिस इज अगेन योर प्रेरोगेटिव, योर परसेप्शन ऑफ थिंग्स. मुझे ऐसा लगता है कि अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा हाथ है इसमें. ओके. और अपब्रिंगिंग चाहे आप बहुत डेलिब्रेट तौर पे करें, अच्छी, या आप सिर्फ उसको ऐसा माहौल दें बच्चे को कि उसकी अपने आप ही अपब्रिंगिंग हो जाए और कुछ इस तरह से हो कि वो एक बहुत अच्छा इंसान बन के निकले. आपने बीच में ये भी बोला था कि मैं चेन ऑफ थॉट बोल रहा हूँ, बट एनीवे सॉरी, गो ऑन. वो अपब्रिंगिंग को लेके मुझे ऐसा लगता है कि आप बच्चे को ऐसा माहौल ही अगर दे देंगे ना, सिर्फ माहौल जो उसमें अच्छी वैल्यूज को इंस्टिल कर दे. हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, उस चीज का एक्सपोजर उनको अगर सही समय पर मिल जाए ना, क्योंकि हम सनातनी लोग हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, है ना, हम लोग भारत के रहने वाले हैं. हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो बहुत गजब की है. ऐसे ही नहीं आज पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आ रहे हैं. कुंभ में भी आपने देखा, चाहे वो स्टीव जॉब्स की वाइफ हो या कोई भी हो, बड़े बड़े लोग, जूलिया रॉबर्ट्स अपना नीम करोली बाबा को फॉलो करके वो पूरी हिंदू कन्वर्ट हो चुकी हैं. हम उसको ना रिलीजन का नाम देख के बड़ा उसको डिमीन करते हैं. सनातन इज नॉट द धर्म हिंदू. सनातन इज अ फिलॉसफी. सनातन इज साइंस. सनातन इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड डेवलप्ड एंड नॉट फ्रॉम नाउ, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. हम उस कल्चर को बिलोंग करते हैं. अगर हम देखिए, लोग जो है हमारे धर्म को गाली क्यों देते हैं? हमारी प्रथाओं को लेकर, ठीक है ना. जो प्रथाएं हैं ना, वो प्रथाएं धर्म नहीं है. प्रथाएं लोगों द्वारा बनाई गई हैं, जो अलग अलग जगहों पे अपना रह के उन्होंने अपनी मान्यताओं के हिसाब से प्रथाएं बनाई. वो धर्म नहीं होता है. धर्म हमारे सनातन में ये भी है कि अगर मैंने बच्चे पैदा किए हैं, बच्चों को जन्म दिया, तो मैं उनकी परवरिश करूं, ये मेरा धर्म है. महाभारत की लड़ाई में अर्जुन अपने भाइयों को देख के घबरा गया कि बॉस मैं अपने भाइयों की जान कैसे लूंगा. तो कृष्ण ने क्या कहा कि ये तेरे धर्म की लड़ाई है, तू सही की तरफ खड़ा है, वो गलत साइड में खड़े हुए.
तो तेरा धर्म क्या है कि तू जो गलत साइड में है उनको तू खत्म करेगा, उनको तू मारेगा, क्योंकि तू धर्म की लड़ाई लड़ रहा है। तो धर्म की डेफिनेशन हमारे यहाँ ये नहीं थी कि हिंदू धर्म धागा पहनना, ये करना या तिलक लगाना हिंदू है ना। जो अध्यात्म है वो भी सनातन की देन है, योग है वो भी सनातन की देन है। प्रथाएं हमारी सनातन धर्म को डिफाइन नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो हम जब घर में पूजा पाठ करते हैं या भगवान की मूर्ति लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, और हम घर में दिया जलाते हैं, तो हम उस घर में वो माहौल बना रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं। जिस माहौल में बच्चा अगर रहेगा ही ना, तो भी उस एनर्जी से उसकी जो पूरी जो तासीर है, जो फितरत है, वो बदल जाती है। वो सकारात्मक हो जाता है, ठीक है ना। वहीं अगर आपकी एनर्जी कुछ अलग है, घर में बस शराबें हैं, शबाब कबाब है और ये है, उस माहौल में मैं तो कह रहा हूँ 2 बच्चे लेके ये दोनों अलग अलग माहौल में रखो और देखो दोनों की परवरिश कैसे होती है, दोनों क्या बन के निकलेंगे। इससे बड़ा साइंटिफिक एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। बट मैं गारंटी दे रहा हूं कि जो इस माहौल से आएगा वो बहुत ही ठहराव वाला, सकारात्मक ऊर्जा वाला होगा, और इस जगह जो परवरिश करेगा से निकलेगा वो बच्चा बहुत ही विचलित और बहुत ही हिला डुला निकलेगा। वो उसकी वैचारिक उसमें संयम नहीं मिलेगा आपको बिल्कुल भी, यू नो, और जो विचारधारा है उसकी बिल्कुल ही डिस्ट्रॉयड होगी। मतलब उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या कर रहा है क्या नहीं। बाशु भाई, एक इसका कॉन्ट्ररी ये है या इसका कॉरलरी ये है कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि जो बिलीफ सिस्टम है वो शायद वो बच्चा खुद बनाता है। जो दिया जाता है आपको व्हेन यू वर अ किड, जो आपके शायद पेरेंट्स इम्पार्ट करते हैं या जो सोसाइटी आपकी इम्पार्ट करती है, जो आपके रिलेटिव्स इम्पार्ट करते हैं कि ये धर्म है, ये है, ये है, ये है, व्हाटएवर, एंड दीज आर बिलीफ सिस्टम्स। A lot of people, especially woke people on the internet, a lot of people are saying that कि तुम अपना धर्म खुद चुनो, तुम अपना बिलीफ सिस्टम खुद बनाओ, यू कैन क्वेश्चन योर बिलीफ एंड इट्स एब्सोल्युटली ऑन यू टू चूज वट एवर यू वॉन्ट एंड बिलीव वट एवर यू वॉन्ट. So if people maybe in this video and in the comments, if people are like अरे यार ये सुधांशु भाई कैसे बोल रहे हैं, वो बच्ची अपना काम कर रही है, मेहनत कर रही है और अपना बिलीफ खुद चुन रही है और उसके लिए वो सही है, तो what would be your reaction in that case? तो जो आदमी जाके कहीं डकैती करता है, लूटपाट करता है, वो उसका बिलीफ सिस्टम है ना, या किसी का मर्डर कर देता है वो उसका बिलीफ सिस्टम है विदाउट रिमोर्स. वो अपना खुद चुन रहा है ना, सही है. तो जो भी इंसान अगर ये बोल रहा है ना कि वो उसकी अपना विश्वास है, अपना ये है और अपना सब कुछ है, तो ये भी उतने ही बड़े लेवल के गधे हैं जितने बड़े कि ये लोग हैं. क्योंकि जो चीज़ गलत है, ठीक है ना, वो गलत है. हम उस देश को बिलोंग करते हैं जहाँ पे हम लोग, हमारा जो धर्म है ना वो कर्म प्रधान है. अभी मैंने आपको सही और गलत का एग्जाम्पल दिया कि भाई कौरव भी गलत थोड़ी थे, लेकिन धर्म जो था वो ये था कि उन्होंने गलत चीज को सपोर्ट किया और ये सही चीज को सपोर्ट कर रहे थे, तो इसके लिए धर्म की लड़ाई हो गई. करेक्ट है. तो डिफरेंस बस इतना ही है कि आप सही और गलत में पहचान नहीं कर पा रहे हैं, और जो लोग सही और गलत में पहचान नहीं कर पाते हैं वही लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भाई आप खुद ही चूज करो. तो फिर बच्चे को स्कूल में या कहीं भी भेजने की जरूरत क्या है? वो अपने हिसाब से चूज कर लेगा. भाई अगर आप उसको दिशा नहीं दे सकते, विचार तो नदी की तरह, वो तो बहना शुरू करेगा तो बहता ही चला जाएगा. करेक्ट. अगर आप नदी को दिशा नहीं देंगे या उसको खेतों की तरफ आप नहीं दिशा देंगे तो खेतों में पानी कैसे जाएगा भाई? आपको दिशा तो देनी पड़ेगी, नहीं तो गांव के गांव बह जाएंगे, वो तो बहती चली जाएगी भाई. तो ये आप कह रहे हो कि क्योंकि माई क्वेश्चन हियर इज देर आर लॉट ऑफ पीपल
एंड मैं ये मतलब इंटरनेट भरा पड़ा है इससे कि देर इज इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट कि ठीक है, देर इज इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, ग्रेट, बहुत बड़ी अच्छी बात है. इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट शायद पहले के ज़माने में उतना ना हो, आज के ज़माने में, या शायद आज के ज़माना मतलब लास्ट 20 years इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, 15 years आई एम टॉकिंग अबाउट, थोड़ा सा और इंप्रूव हुआ है, लोग थोड़ा सा और फ्री हो गए हैं, सोचने लग गए हैं, विचार व्यक्त करने लगे हैं, वट एवर. आई गेट दैट, इंडिपेंडेंस इज ग्रेट, फ्रीडम इज ग्रेट, बहुत बढ़िया. बट देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू रियली कांट क्वेश्चन. देर आर सर्टन थिंग्स, देर आर सर्टन बिलीफ सिस्टम्स. अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि सच और गलत, सही और गलत शायद कुछ नहीं होता. मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो दायरा है. डकैती करना सही नहीं है, इसमें देर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट जो कर रहा है शायद उसके लिए सही है. तो कहने का मतलब है देयर इज सो मच राइट एंड रॉन्ग दैट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी राइट नाउ, स्पेशली ऑन द इंटरनेट, दैट एवरीबडी हैज समथिंग टू से ऑन दिस, कि हाँ यार ये तो ऐसे कैसे बोल दिया, ये सही नहीं है, मेरे लिए तो सही है. एक मैं थोड़ा सा अगर इसका एक बहुत ही चीप एग्जांपल इंग्लिश में देना चाहूँगा. ले लो. चीप यूज़ किया आपने. आई एम इंटरेस्टेड व्हाट यू टॉकिंग अबाउट. और ये बहुत पॉपुलर आ जाओ. हाँ. ओपिनियंस आर लाइक assholes. एवरीवन हैज वन. ठीक है ना. सबके पास होता है. क्योंकि आदमी हकता ही वहां से है. ठीक है ना. इट डजंट मीन दे आर डूइंग द राइट थिंग, या वो कोई बहुत अच्छी चीज़ है, वो तो एक्सक्रीशन है ना, आप गंदगी निकाल रहे हैं शरीर से. ठीक है ना. उस चीज़ से आप डिफाइन नहीं कर सकते कि यार फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच. अगर आपने हिटलर जैसे एक इंसान को फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ स्पीच दी, तो आप सोचिए कितना डैमेज हो सकता है. हाँ, सदगुरु को फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो बहुत अच्छी चीज़ें होंगी. ये दोनों इंसान हैं, दोनों नाक कान मुंह वाले, सोच वाले, दिमाग वाले लोग हैं. फ्रीडम ऑफ थॉट दोनों के लिए, और दोनों के फ्रीडम ऑफ थॉट और स्पीच में जो रिजल्ट निकलता है, क्या वो आपको नहीं दिख रहा है? ऑफ कोर्स. तो इस चीज़ को आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? आज आप बोलते, यही फ्रीडम ऑफ थॉट वाले बोल रहे हैं कि यार वहाँ पे गलत हो रहा है, पैलेस्टीन में गलत हो रहा है, या इजराइल में गलत हो रहा है, या कहीं और गलत हो रहा है. ऐसे तो हर किसी के पर्सपेक्टिव से कोई गलत है, कोई सही है. करेक्ट. तो फिर तो इस चीज़ की कोई वो ही नहीं हुई ना. वही मैं कह रहा हूँ. सो इज देयर नॉट अ ब्लैंकेट सही गलत? मतलब कहीं ना कहीं तो आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि ये तो सही, मेरे लिए सही है, तेरे लिए सही नहीं है? एग्जैक्टली. तो हमको इसीलिए सोसाइटी बनती है, इसीलिए सिविलाइजेशन बनती है, इसीलिए सोसाइटल नॉर्म्स बनते हैं, ताकि ह्यूमन बीइंग जो ओरिजिनली जानवर ही था, जानवर से ही उत्पत्ति हुई है ना, हम तो इवॉल्व हुए ना. करेक्ट. तो उस एवोल्यूशन में इंसानी फितरत में बहुत सारी अलग अलग फितरत हैं. अगर उस फितरत को आपने खुला छोड़ दिया तो कोई डिसिप्लिन, कोई रिश्ता, कोई बाउंड्रीज, कोई इज्जत, कोई वो रह ही नहीं जाएगा. फिर तो बर्बाद हो जाएगी ना दुनिया. फिर तो कोई किसी का कोई डेफिनेशन नहीं रहेगी ना. आप अपने माँ बाप को भी गाली दीजिए फिर, वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना. हम जिस संस्कृति में, जिस सोसाइटी में, जो चीज़ हम लोगों ने डेफिनेशंस बनाई हैं, वो किसी वजह से बनाई है. आज लोग फ्रीडम ऑफ थॉट या फ्रीडम ऑफ स्पीच में हमारी जो डेफिनेशंस, जो रिश्तों की भी जो बाउंड्रीज हैं डिसाइड की हुई हैं हमने, उनको भी क्वेश्चन कर रहे हैं. तो आप this brings me to a very interesting point, which is how does fatherhood change a man? How does fatherhood change a man? It doesn't have to necessarily. When you had two of your sons, Yeah. and before that you were not a father. When you became a father for the first time, how did it change you? I think if you're a good human being, it will make you better. Okay. But if you're a certain way, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको अटैचमेंट नहीं होता है बच्चों से नहीं होता है, बिकॉज they're generally like that. They are very cool. ठीक है, बच्चा है, खिला पिला रहे हैं, पला बढ़ा है, स्कूल के पैसे दे रहे हैं. कुछ लोग मेरी तरह होते हैं, मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है अपने बच्चों से. कितना इन्वॉल्वमेंट है? बहुत इन्वॉल्व. मतलब मैं आई लिव फॉर माई किड्स, माई फैमिली, माई वाइफ, तो मेरे लिए 100% इन्वॉल्व, मेरे लिए वही एग्जिस्टेंस है.
तो जो भी करता हूँ मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ. सो दैट इज़ माई इन्वॉल्वमेंट विद देम. और हाँ, द ओनली डिफरेंस दैट यू फील वंस यू बिकम अ फादर इज दैट यू रियलाइज दैट इमोशन जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था. सडनली व्हेन यू सी योर ओन क्रिएशन, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर. ऐसा हुआ है कि आपने अपने फादर के साथ जो शायद लड़ाई करी वो पहले कभी नहीं कभी नहीं हुई है आपकी लड़ाई? कभी नहीं. आपके अपने पापा के मेरे साथ फादर कभी ने आज लड़ाई तक हुई हमारे नहीं? ऊपर हाथ ही नहीं उठाया. नहीं, बट हाथ नहीं उठाया वो एक अलग बात है. वो नहीं, बट कभी इन टर्म्स नहीं. ऑफ मेरे father देयर हैज बीन नो आर्गुमेंट. नो आर्ग्यूमेंट एट एवर. क्या बात कर रहे हो? माय फादर नहीं, ये तो आप एकदम ही मतलब 0.00001% पॉपुलेशन में आ गए जो शायद एक भी आर्गुमेंट ना वो अपने पापा के साथ. नहीं, मम्मी ने पेला है बहुत. माँ ने खूब पेला है. बट पापा के साथ कभी आर्गुमेंट नहीं हुई है. आपका रिश्ता किसके साथ ज़्यादा क्लोज था? तो क्लोज तो दोनों के साथ ही है. कम ऑन, दोनों के साथ. कम ऑन बाशु भाई, कुछ तो होगा दैट यू आर क्लोजर टू. नहीं, आई वाज व्हेन आई वाज यंगर, आई थिंक आई वाज मोर अटैच्ड टू मम्मी, है ना. मतलब वो गोदी में सर रख के लेटना या उस तरह की चीजें जो बच्चे करते जो कि हैं. हाँ, बट मैं कह रहा हूँ कि जैसे वर यू ओपन विथ योर पेरेंट्स? नहीं कुड यू टेल एनीथिंग टू देम? नहीं नहीं नहीं. Not at सवाल all. नहीं होता. हमारे जमाने की बात ही नहीं है वो. अब वो तब होता ही नहीं है. तो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो आपके ज़माने की बात वो शायद ना हो. नहीं होता था. आज के ज़माने में डू योर किड्स हैव दैट स्पेस वेयर दे कैन टॉक टू यू अबाउट एनीथिंग? आई हैव गिवन देम दैट फ्रीडम, डेफिनेटली. You have given them that freedom. My point here is, why did you have to give them that freedom? आई विल टेल यू व्हाई. Go on. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. हम बोलते हैं कि यार आपके ज़माने में तो ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा है. ज़माना बदल गया है, ठीक है ना. हम जब थे छोटे तब ना तो दुनिया में इतनी जंगें थी ना इतनी नेगेटिविटी थी, ठीक है ना. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आज बहुत ज़्यादा फोर पे आ गई हैं वो तब नहीं होती थी, एग्जिस्ट नहीं करती. तो उन चीज़ों की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना. आज ज़माना बहुत बदल गया है. आज एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मेंटल इलनेसेस बहुत बढ़ गई हैं. कॉम्पिटिशन्स बहुत बढ़ गए हैं, बहुत तमाम चीज़ें बढ़ गई हैं. तो उसकी वजह से जब व्हेन यू सी दैट देयर आर सो मेनी यंग किड्स एंड यंग चिल्ड्रन हु आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, anxiety because of studies, because of peer pressure, because so many other things, pressure from their parents, you understand that, and then you realize that it is very important. I mean, if you have if you're mindful about that, you will realize that you have to be very careful with your kids. You must give them the freedom and tell them that whatever bothers you, even for the slightest of moment, come and share. Tell me or mommy, whatever, feel free. So they don't fill it up inside themselves. वो steam निकल जानी चाहिए. तो they should be normal. They should not go through any unnecessary stress. So the times are different. Correct. तो the way you deal with situations can be different. But उससे हमारी संस्कृति, हमारे values change नहीं होते हैं. मैं अगर बच्चों को फ्रीडम दी इसका मतलब ये नहीं कि आके वो मुझसे बहस कर लेंगे या मुझसे लड़ लेंगे या मुझसे ऊंचे आवाज़ में बात कर लेंगे या कुछ और बोल देंगे. That doesn't change the values. Unlike a lot of other people. The values are the same. Values don't change. Your way of dealing with situations can change, but not your values. Were you also a rebel kid back when you were a kid? बहुत वाहियात शब्द है ये एक्चुअली. अब वाहियात लग रहा है कि पहले से वाहियात लगता था? मुझे अब ज़्यादा वाहियात लगने लगा है क्योंकि उसका जिस तरह के जो उसका अर्थ निकाला जा रहा है वो बड़ा वाहियात है. क्या अर्थ है इस शब्द का? हमारे लिए तो जब हम पढ़ते थे बचपन में किताब में, हमारे लिए रिबेलियन का मतलब होता था क्रांति. और क्रांति की थी हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, है ना. तो रिबेल भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे. ये लोग रिबेल थे जिन्होंने रिबेल किया और फांसी पे चढ़ गए. वो रिबेल थे. इसके अलावा कोई भी अर्थ आजकल के जो बच्चे जो रिबेल बन रहे हैं, थप्पड़ मारना चाहिए खींच के. अगर इतने हल्के में अगर ये शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो वाकई में थप्पड़ मारना चाहिए. क्योंकि रिबेल आज मतलब किसी भी शब्द को हम लोग शब्दों का अर्थ भूल गए हैं आजकल, है ना.
फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट ऐड टू दैट, आई जस्ट टेक 30 सेकेंड्स. ये जो वर्ड डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन बहुत loosely कितना इस्तेमाल किया है. लूजली इस्तेमाल बहुत होता है loosely इस्तेमाल कि कुछ भी हो गया Oh यार God, bro, I'm so depressed, you know, I'm so depressed. ऐसे करके बोलने लगे. अरे भाई डिप्रेस्ड, तुमको पता भी है डिप्रेशन क्या चीज होती है? तुमको हो सकता है योर बाउट्स ऑफ मे बी पैनिक अटैक्स हियर एंड देयर, स्मॉल और लार्ज. वो आजकल ना हल्की जो आदमी, हम लोगों को भी बचपन में फील होता था ना, अरे यार अब क्या होगा, अब क्या होगा. आजकल उसको भी पैनिक अटैक और एंजाइटी का नाम दे दिया गया है. हम जो घबरा जाते थे ना कि हमने कुछ गड़बड़ कर दिया या मैंने लफड़ा कर दिया, कहीं किसी बच्चे से मेरी लड़ाई हो गई और बच्चे से लड़ाई में पेल दिया मैंने उसको, और फिर समझ में आया कि अब ये घर तक बात पहुंचेगी. तो जो डर लगता था ना कि जब घर बात पहुंचेगी और उसके बाद जब मम्मी चप्पलों से मारेगी, उस डर को भी आजकल एंजाइटी और पैनिक अटैक का नाम दे दिया गया है. तो इतना लूजली इस्तेमाल हो रहा है डिप्रेशन. अरे डिप्रेशन का पहले अर्थ समझो. डिप्रेशन में लोग अपनी जान दे देते हैं, लोगों की रीजनिंग खत्म हो जाती है. इट्स अ कर्स, नोबडी शुड गो थ्रू इट. आई हैव गॉन थ्रू इट फॉर 4 years. आई नो इट एंड आई एम वेरी वोकल अबाउट इट, आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट इट. आजकल के ये एक नंबर के बोलो, वही शब्द बोलो जो दिमाग में आ रहा है. हाँ, वही शब्द बोलो आप. मूड. ये तो नहीं आया था. बहुत मूर्ख, बहुत ही ज्यादा. ये तो नहीं आया था वर्ड. ये तो मैं मान ही नहीं सकता. बाशी भाई कम ऑन, 100 एपिसोड हो गए मुझे भी. ऐसी बात तो नहीं है. क्या बोलूं यार, वो शब्द इस्तेमाल करके भी क्या कर. दिमाग में अगर आ गया है तो मतलब आ ही जाए, जहन में अगर आ गया है तो शब्द में आ ही जाए. उसका एक सिनोनिम है चोमू. जो थोड़े से एक और सिनोनिम होता था बौड़म. हैं? बौड़म. बोड़म कहाँ यूज होता है ये? थोड़े से मंद बुद्धि टाइप का होता है ना, जो जैसे मोटी बुद्धि वाला होता है. हाँ, कहाँ यूज होता है ये बोड़म? कहाँ यूज? ये यूपी में. हाँ हाँ, कुछ सिखाओ ना यूपी में. यूपी की भाषा सिखाओ ना कुछ. यूपी की भाषा एक्चुअली, अगर आप यूपी चले जाओ, हाँ, कानपुर चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो क्या एक ऐसा लोकल लैंग्वेज में लोग बात करते हैं जो शायद अगर मैं पहली बार जाऊँ तो मैं समझ ना नहीं, पाऊँ? जैसे नहीं ऐसा कुछ नहीं है. हिंदी में बोलते हैं बट हिंदी के बट तरीका, हाँ, लहजे बदलते हैं. अगर सिखा दो कुछ. नहीं, वो तो मतलब जैसे बरेली में आमतौर पे अगर कुछ एरियाज में आप जाओ तो वहाँ जा रही है, खा रही है, क्या कर रही है, अबे कहाँ जा रही है? अबे चुब्बे गीले. हाँ, गीले मतलब थोड़ा सा ढीला लौंडा होता था ना, उसको अबे चुब्बे गीले. गीले, हाँ गीले. क्यों? गीला होता है तो सॉफ्ट हो जाता ना आदमी. तो कोई भी इस तरह का लौंडा होता तो उसको चुब्बे गीले. तो ये सब बड़े वहाँ के जो टिपिकल अपने वो डायलेक्ट और लैंग्वेजेस होती. बाकी सब क्या है, उसमें गाली गलौज बहुत होता था. तो अब गाली गलौज हम लोग आपस में करते थे ना, दोस्त लोग बैठे हैं कहीं, करेक्ट, वहाँ बैठे. हम थोड़ी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करोड़ों लोग के आके गाली गलौज कर रहे हैं. बिकॉज वो आप में बहुत वो है, मतलब गुस्सा भरा है आप. मतलब मैं आई थिंक आई हैड मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट कन्वर्सेशन. आप ले आए फिर से. नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ. मैं ना आर्मी स्कूल में पढ़ा. हाँ, ठीक है ना. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग, मैं कुछ इतना फिक्सेटेड हूँ कुछ चीज़ों पे. कुछ चीज़ों पे बहुत फिक्सेटेड हूँ. तो वो चीज़ जब मेरी थोड़ी सी हिलती है ना, तो मुझे थोड़ा वक्त लगता है रिकवर करने में. एक तो मैं बचपन में फौज में जाने की मेरी इच्छा थी. मेरे क्लासमेट सारे फौज में गए, ज़्यादातर लोग फौज में गए, आर्मी ऑफिसर्स बने बड़े बड़े. लड़ाइयाँ लड़ी हैं, यू नो. रिबेल किया है. रिबेल नहीं किया, लड़ाई देश के लिए लड़ी उन्होंने, रिबेल नहीं किया. उन्होंने देश के लिए लड़ाई की. उन्होंने गोली भी खाई, यू नो, मेरे दोस्तों ने. और वो देश के लिए किया. उस देश में 140 करोड़ रहते हैं, लोग रहते हैं. और उन 140 करोड़ लोगों के लिए कोई अगर एक इंसान गोली खा रहा है बॉर्डर पे, है ना, उन 140 करोड़ लोगों में से अगर एक दो ऐसे वो निकलते हैं, फिर मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं. मोड़ा क्या? बताओ चोमू. इस तरह के अगर कोई निकल आए ना, तो बड़ा दुख होता है. बट वर पीपल पेड टू बी अ पार्ट ऑफ द शो? या आई वाज पेड. नो, बिना पेमेंट के क्यों करूंगा मैं कुछ भी? कितना व्हाट इज द बॉलपार्क फिगर इफ पीपल कैन नो, इफ यू आर कंफर्टेबल? नहीं, पेमेंट तो नहीं बता सकता मैं. हाँ, क्योंकि मेरा प्राइस एक अलग.
मेरा प्राइस अलग है, आई मीन एवरीबडी नोज दैट आई एम एन एक्सपेंसिव आर्टिस्ट. आई एम श्योर यू आर. तो वो जो मेरा प्राइस था वो मेरा प्राइस था, कुछ दूसरों को क्या मिला मुझे पता So, walk us, for the audience to understand, every person who was a part of the show were paid a certain amount of money basis what their commercial is. Like there's no fixed fee कि आपको 50,000 रुपये मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये मिलेंगे दिन के, और आप मान लो 1 महीने का शो है तो 7.5 लाख रुपये आपको मिल रहे हैं, whatever. So is there a fixed fee या फिर basis the actor, basis the person who is in the show, they're getting paid a certain amount of money? It depends on the stature of the person you're getting. क्या एक बॉल पार्क फिगर बता सकते हो कि ऐसा कुछ है? कोई बॉल पार्क फिगर नहीं होती है, होती ही नहीं है. It could be anything. It all depends on how you. What does it depend on? Your positioning, your like for instance, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने एक शो किया था स्टार प्लस पे जो 4 साल किया था, जो आज तक का सबसे बड़ा शो है, आज तक का, द बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलैरिटी एंड एवरीथिंग, जो अंबानीज भी देखते हैं, राइट? सो इट इज़ द बिगेस्ट यू कैन गेट विद अ टेलीविजन शो. अनुपमा. और उसमें मेरा जो कैरेक्टर था वो आइकॉनिक बन गया, वनराज शाह का. करेक्ट. मेरा डायलॉग वनराज शाह इज बैक एंड ऑल दैट. हाँ. तो अब ये सब चीज़ें डिफाइन कर देती हैं कि आपकी पोजीशनिंग क्या है मार्केट में. What is your view on creators becoming actors? क्रिएटर्स मतलब Content creators and कंटेंट क्रिएटर्स. कंटेंट डिमीन करते हो आप ऐसे कि ये कंटेंट क्रिएटर्स कौन है? आप कंटेंट को डिमीन कर रहे हो कंटेंट क्रिएटर बोल के. क्या आप बात कर रहे हो? मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं भी इन्फ्लुएंसर. मैं इन्फ्लुएंसर नहीं मानता वैसे मैं अपने आप को. आई डोंट लाइक द वर्ड. आप अपने कंटेंट को हाँ उनके कंटेंट से कंपेयर कर रहे हैं. आपने तो ब्लैंकेट स्टेटमेंट बोला ना. आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस. देखो ऐसा है. मैं जरा बोल लेता हूँ. क्या आप अपने कंटेंट को उस कंटेंट से कंपेयर करते हो? किस कंटेंट? जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, एक वो नाले में लोटे लगाता है जाके, जो कीचड़ में लोटे लगाता है, उसके भी फॉलोअर्स हैं. बताइए ना नाम फिर तो बताओ. फिर ये जिस शख्स की हम लोग 1-2 लोगों की जो बात करते हैं उसमें से एक वो क्रांतिकारी जो है, क्रांतिकारी है, रिबेल, उसका एक अभी वीडियो देखा था जिसमें वो कहीं स्ट्रीट फूड वगैरह खा रहे हैं और एक उनके साथ गोरा आदमी है. हाँ. आपने वो वीडियो देखा है? नहीं देखा मैंने 2-3 जगह ये मेरी फीड अच्छी है. आप देखो, अब मुझे इतना ही बोलने में बेइज्जती महसूस हुई है, तो आप सोचिए कि बात कहाँ तक गई होगी. तो ये नहीं, हालांकि मेरी फीड में नहीं आया था, मुझे कुछ लोगों ने भेजा था ये, और उसमें वो गोरा जो लड़का है उसको ये लोग स्ट्रीट फूड खिला भी रहे हैं और उसको गालियां दे रहे हैं, और बहुत गंदी गालियां दे रहे हैं, और उसमें यही दे रही हैं मोहतरमा. हाँ, जो क्रांतिकारी हैं. और इतना वो विजुअल जो है वो इतना पेनफुल है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक इंसान दूसरे इंसान को, मतलब ऑलमोस्ट इट्स लाइक वॉचिंग अ लाइव मर्डर. जलील. और उसको पता ही नहीं है बेचारे को. वो भी तो किसी माँ का बेटा होगा ना. उसकी माँ को पता चले कि यार ये मेरे बच्चे को ये लोग खिला भी रहे हैं और ऐसे गालियां दे रहे हैं, तो वो तो शायद रो पड़ेगी. कितना दुख होगा उसको, तो कंटेंट क्रिएटर आप बोल रहे हैं और आप कंटेंट को डिमीन कर रहे हैं. ये कंटेंट नहीं है. कंटेंट ये है जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं. हम लोग कितनी चीज़ों पे बातचीत कर रहे हैं, थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. आप लोगों तक लेके जा रहे हैं मेरे विचारों को, ये कंटेंट है. बिकॉज दिस इज नॉट कि कहीं चले गए, कुछ नंगे हो गए, पापराजी आ गया, वो कंटेंट जा रहा है. फिर कहीं मैं उतरा गाड़ी से और अचानक फुटपाथ के किनारे जो कीचड़ है उसमें लोटे लगा के चारों खाने चित होकर लेट गया मैं ऐसे, और उसका वीडियो बन रहा, बाद में उसको यूट्यूब पे डाला जा रहा है कंटेंट के रूप में, और लोग वो तमाशा देखने के लिए आ रहे हैं फॉलोअर्स के रूप में. उसको आप अगर कंटेंट बोलें तो आप कंटेंट को डिमीन कर रहे हैं. लेट अस नॉट फर्स्ट बी रिस्पॉन्सिबल, लेट्स बी रिस्पॉन्सिबल एंड नॉट कॉल दीज पीपल कंटेंट क्रिएटर्स, एंड लेट्स नॉट कॉल दिस कंटेंट. जिस तरह से सोशल मीडिया पे आजकल हर चीज़ लेजिटिमाइज हो गई है,
न्यूडिटी लेजिटिमाइज हो गई है, अब्यूज़ लेजिटिमाइज हो गया है, अगर ये जो हमारी ईविल्स हैं, जो व्यावहारिक ईविल्स हैं, अगर इन चीज़ों को कंट्रोल में नहीं लाया गया तो फिर इंसान जानवर बनने में देर नहीं लगेगी, बहुत जल्दी जानवर बन जाएंगे हम लोग फिर से। बाशु भाई, एक काउंटर क्वेश्चन है इसका। आपने जैसे बोला, वेरी स्पेसिफिकली वन एग्जांपल यू गेव वाज ऑफ न्यूडिटी, राइट? तो इसका लेजिटिमाइज अगर होना फिल्मों में सही है, तो इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे क्यों नहीं है? जब आप फिल्मों में कहानी कह रहे हैं ना, हाँ, जब फिल्मों में कहानी कह रहे हैं, अगर कहानी में आपको कहीं पे ज़रूरत महसूस होती है कि इस कहानी में मुझे एक लव मेकिंग सीन डालना पड़ेगा ताकि इस मेरी स्टोरी में कनेक्शन दिखे, ये जो पॉइंट है उस चीज़ को मैं जस्टिफाई कर पाऊँ, तो मैं अगर उसको शूट करता हूँ, एस्थेटिकली शूट करता हूँ और उसको डालता हूँ कि एक लव मेकिंग सीन है, दो एडल्ट्स में आपस में या एक सेक्स वाला सीन होता है, उसको हमने उसमें डाला है, तो वो फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए डाला है, क्योंकि वो जस्टिफाई होना चाहिए मेरी कहानी, राइट? जो अनजस्टिफाइड सेक्स सीन्स हैं वो पोर्नोग्राफी होती है, बट जब वही चीज़ आप एक फिल्म में डालते हैं, उसको एस्थेटिकली शूट करते हैं, तो वो आपकी कहानी को दर्शाने के लिए होता है। देयर इज अ डिफरेंस। सिमिलरली इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स लेने के लिए अगर आप अधरंगे उतरते हैं ताकि कैमराज आपकी तरफ आए भागते हुए और फिर आपको खच 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 क्लिक करें, और फिर उसमें से कुछ एक सेक्शन है पैपराजी का जो सिर्फ आपकी बटॉक्स पे या आपके ब्रेस्ट्स पे, उस पे फोकस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये एक तरह का आपके ऊपर अटैक है, एक औरत के ऊपर ये अटैक है, उसकी इज्जत पे अटैक है, ये बहुत बड़ा। ये तो दिस इज ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड विलिफिकेशन टू द कोर, मतलब टू अनदर लेवल ऑल टुगेदर। एंड आई एम सरप्राइज दैट मीडिया में एक सेक्शन ऐसा है जो कितना गैर जिम्मेदार है, और ये भी कंटेंट है, ये भी कंटेंट है, वही मैं बोल रहा हूँ, इसी कंटेंट पे ही बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ये चीज़ जो है ये इतनी खतरनाक हो गई है अब कि अब आप सोचिए कि वही लड़की जो ये सब कर रही है, जो सो कॉल्ड पॉपुलैरिटी हो रही है, वही लड़की अगर कल को अकेली किसी ऐसे शहर में चले जाए जहाँ पे इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर या इतने समझदार लोग ना हो, तो क्या होगा उसके साथ? बाशु भाई, लास्ट सवाल आप पूछ लो मेरे से, एंड देन वील एंड द शो। दैट्स सॉर्ट ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द शो, जहाँ पे मैंने आपका दिमाग खाया है लास्ट कपल ऑफ आवर से। आप एक सवाल पूछ लो जो आप पूछना चाहते हो, एंड देन दैट्स हाउ वील एंड इट। आप अपनी जिंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जहाँ पे आपको ये लगे कि आप सफल हो गए, या कहाँ पहुँचना चाहते हैं जो आपको कभी ये महसूस हो कि मैं सफल हो गया? अभी एग्जैक्टली जो मैं वो कर रहा हूँ, एग्जैक्टली दैट। ओके, तो आपके लिए सफलता का जो है वो डेफिनेशन क्या है? Ever changing. It is not fixated on one aspect of life. And I'm so glad you asked this, because I've been pondering over this very interesting thought, which is the cost of success. I do not want to be, I'm very ambitious, but I'm not ambitious at the cost of what I get it. So if I have to give up my health, if I have to give up my personal relationships, whether it is family, whether it is my romantic relationships, whether it's my friendships, I don't want it. A lot of people I know who are like, oh, सब ऐसे अंधे होके झोंक देंगे कि यही चाहिए by hook or by crook. I want by hook or by crook, but not at the cost of this. At the cost of my success, at the cost of my health, my happiness. ये कर ले, तेरे को इतने पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तेरे को ये करना पड़ेगा, लेकिन तेरे को किसी को मारना पड़ेगा। अपने पास रख अपने पैसे. I'm happy with whatever I have. So that is probably something that I've been trying to ponder for a while now, which is what is the cost of success? क्या तुम सब कुछ कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो to achieve what you really want? And I don't think I'm there. I'll hold my values and my ethics way above some amount of money. तो मेरे लिए सक्सेस का मतलब है कि कल को लोग जब मेरे बारे में बात करें तो वो ये कहें कि यार ये बहुत अच्छा इंसान है या था, है ना? वो मेरे लिए सक्सेस होगी, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में, पैसा कमाने में, लाइक यू सेड,
इतना सब कर लेते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमने राह चलते कितनी लोगों को तकलीफ पहुंचा दी, कितना ये कर दिया, कितना वो कर दिया। और बाद में जब आपके पास सब कुछ होता भी है तो भी आप खुश नहीं हो पाते। तो फॉर मी सक्सेस वुड बी एंड व्हाट वुड मेक मी हैप्पी टू नो is when people behind my back also say that he's a good man. That is success to me. Awesome. Thank you so much, Bashu भाई, शो पे आने के लिए। Thank you. आपको कैसा लगा? Your raw unfiltered thoughts on that camera एकदम बता दो। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये आज का जो पॉडकास्ट और डिस्कशन था, ये आई एम ग्लैड आई केम। मुझे ऐसा लगता है कि दिस वाज प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट डिस्कशंस आई हैव हैड, प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट insightful conversation that I had. और शायद उसकी वजह ये है कि इस कमरे की वाइब बहुत अच्छी है। दूसरा ये कि शायद जो सवाल किए थे वो भी एक बहुत अच्छे स्पेस से आए थे, इसीलिए जवाब बहुत अच्छी तरह से निकले मुझे लगता है। तो I think you are also a very person with a lot of depth, although you are very young. You're still 29. But मुझे लगता है कि because you have that depth in you, that is why the conversation is also very profound and meaningful. And that is why I feel that you will do exceedingly well in your business that you're doing. Thank you so much, Bashu भाई. Jai Mahakal. It really means a lot. Jai Bajrangbali. Thank you so much. To the audience watching, thank you so much for tuning in. I hope you enjoyed the conversation. This was one very interesting conversation that we've shot in our history of the podcast, like Bashu bhai really mentioned. This was very deep, and I'm glad that he decided to be on the show and share his insights on a lot of topics, जो कि मैं शायद डेली लाइफ में पॉन्डर करते रहता हूँ कि ऐसा ऐसा क्या होगा, कैसे होगा, and mostly people who are high achievers, how do they think and what's their mindset and mentality like. So thank you so much for coming on the show. It really meant a lot, और आपने हमारी शो की पूरी शोभा बढ़ा दी. Yes, this is the room you mentioned about the room. This is the room. The first episode we're shooting is this one. Super. And आपने बताया कि जहाँ जहाँ आपने पैर रखा है और शुरुआत करी है, हाँ, जिस चीज़ की मैंने शुरुआत की है बहुत सक्सेसफुल हुई है। चलिए, this is a sign that this has to be a very good show moving on. But thank you so much for watching. जो भी आपका favorite part था from this episode, put down in the comment section and we'll try and do more of that. I will link Sudhanshu bhai's socials in the description. Please go check him out. If you've not watched Traitors, what are you even doing? There's so much drama in the show. Definitely go and watch it. We'll see you next Friday, same time, 6 p.m. with a fresh new episode. Till then, keep chilling. It's a wrap. Thank you so much for watching. Cheers.